चलिए, तो हम लोग जो है अनुषंगिक गुणधर्म के बारे में देख रहे थे। और अनुषंगिक गुणधर्म में हम लोग जब पढ़े हुए थे कि अनुषंगिक गुणधर्म जो होते हैं उसमें हम लोग 4 प्रकार देखे हुए थे। कौन कौन था? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और एक था प्रासरण एवं परासरण दाब। तो इसमें से हम लोग 2 के बारे में पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। एक हम लोग पहले पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन और फिर हम लोग पढ़े थे हिमांक का अवनमन। चलिए, बाकी जो बचे हुए हैं उनको आज हम देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए ये क्या होता है। तो फिर वही बात जो मतलब पिछले कुछ 2-3 वीडियो में हम बार बार बोले हुए हैं कि जब भी किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। अब ये बात हम पिछले 3 वीडियो से लगातार बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको भी याद हो गया होगा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो मान लीजिए कोई भी विलायक है जिसका जो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है वो मान लीजिए P0A है। क्या है? P0A। मान लो A कोई विलायक है और कैसा विलायक है? वाष्पशील विलायक है, मतलब उसका आसानी से जो है वाष्प बन सकता है और उसका जो शुद्ध अवस्था का जो उसका वाष्प दाब है वो क्या है? P0A, ठीक है। और मान लीजिए जब उसमें विलय मिला दिया गया तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। और P0A से घट के मान लो कि हम उसको PS लिख दे रहे हैं। S मतलब कि सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना, जो विलयन बना, उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या है? PS है। तो पूछा जाए अगर बताइए वाष्प दाब में कितना कमी हुआ, वाष्प दाब का कितना अवनमन हुआ। अवनमन मतलब क्या होता है? घटना, लोअरिंग होना, कम होना। तो कितना अवनमन हुआ, कितना घटा, तो हम क्या लिखेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन। ध्यान दीजिएगा, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, अपेक्षिक अवनमन का हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल अवनमन का, लोअरिंग का, तो कितना घटा। तो मान लो कि पहले P0A था, अब बाद में PS हो गया, मतलब पहले जो विलायक था उसका वाष्प दाब क्या था? P0A, अब बाद में घट के क्या हो गया? PS। तो कितना घटा? मान लो पहले था अगर 100 बार मात्रक होता है, ठीक है, प्रेशर का दाब का। तो मान लो पहले था P0A और बाद पहले जो था 100 बार था P0A और बाद में घट के हो गया 80। तो ये कितना घटा? तो क्या करेंगे? 100 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना घटा? 20। मतलब कि वैसे ही वाष्प दाब पे तुमको अवनमन निकालना होगा। तो जो पहले क्या था? P0A, बाद में क्या हो गया? PS। तो क्या लिखेंगे? P0A माइनस PS। तो ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन। अब जो हम इसी को जो विलायक का जो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है उसके सापेक्ष अगर निरूपित करें, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का रिलेटिव लोअरिंग। मतलब अगर हम लिखें यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का जो है वो क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया अवनमन P0A माइनस PS और किसके अपेक्षिक? जिस जो पहले था उसी के सापेक्ष इसको हम निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P0A। तो ये चीज़ है, ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या है? P0A माइनस PS बाई P0A, जहाँ P0A क्या है? P0A है विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, PS क्या है? PS है विलयन का वाष्प दाब, और ये हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब प्रयोग के आधार पर ये देखा गया कि ये जो चीज़ होता है P0A माइनस PS बाई P0A, ठीक है, यह इक्वल होता है किसके? इक्वल बोले या फिर बोले कि समानुपाती होता है, ठीक है, किसके? मोल अंश के। जो विलेय है उसके मोल अंश के ये कैसे होता है? समानुपाती होता है। तो खैर इसमें हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के का वैल्यू नॉर्मली यहाँ पर हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो P0A माइनस PS बाई P0A बराबर यहाँ पर क्या हो गया? जाइल बी। जाइल भी क्या होता है? जाइल भी होता है विलेय का मोल अंश। बोलते हैं ना कि जहाँ भी A आएगा मतलब विलायक, जहाँ भी B आएगा मतलब कि विलेय।
और जाइल मतलब क्या होता है, मोल अंश। तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए बराबर क्या हुआ, जाइल बी। अच्छा, इसको अगर हम लिखना चाहें फार्मूला के टर्म में तो क्या लिख देंगे, देखो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू जाइल बी क्या है, विलेय का मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, तो किसी भी अवयव का मोल बटा पूरे बिलियन का मोल, यही तो होता है मोल अंश। किसी अवयव के मोल एवं पूरे बिलियन के मोल के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल अंश। तो जाइल बी है, तो जाइल बी जगह क्या हो जाएगा, अभी हम सिखाए थे फर्स्ट वीडियो में, पूरा इसी के बारे में खाली बात हुआ था, मोल अंश के बारे में। अगर आप भूल गए जाके देख लीजिए वीडियो फिर से। तो जाइल बी के बारे में हम क्या बताते थे, जाइल बी क्या होता है, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, जहाँ पर एन बी क्या है, एन बी है विलेय का मोल, एन ए क्या है, विलायक का मोल। ठीक है, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल रखते हैं ऊपर में, और पूरे जो बिलियन का मोल है उसको रखते हैं नीचे में। अब चूँकि हम लोग ये जो भी बात कर रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं आदर्श बिलियन के बारे में, और आदर्श बिलियन के केस में क्या होता है कि जो विलेय होता है वो बहुत कम होता है, मतलब उसकी सांद्रता जो है बहुत कम होती है बिलियन की, आदर्श बिलियन की। तो उसमें जो मतलब विलेय है वो बहुत कम होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एन बी इज वेरी वेरी लोअर दैन एन ए। एन बी जो है वह एन ए से बहुत बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा अगर कोई चीज़ होता है और अगर कोई प्लस में या फिर माइनस में है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो डिवीज़न या मल्टीप्लाई में है तब हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो एन बी लिखा हुआ है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एन बी जो है ये डिवीज़न में है। डिवीज़न में कोई अगर छोटा चीज़, जैसे देखो यहाँ पे मान लो है 2 प्लस 0.0003, अब इसको हम लगभग 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर रहे 2 इंटू 0.0003, क्या हम इसको 2 लिख सकते हैं? नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0006। देखो सेम चीज़ अगर प्लस में हो या माइनस में हो और अगर वो कोई छोटा चीज़ है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिवीज़न में या फिर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एन बी जो है वह एन ए से क्या है, बहुत बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए बराबर एन बी बाई एन ए, होगा कि नहीं। एन बी को नेगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये बहुत छोटा था। तो पी नॉट ए माइनस पी एस पे पी नॉट ए बराबर एन बी बाई एन ए, जहाँ पर एन बी क्या है, विलेय का मोल, और एन ए क्या है, विलायक का मोल। तो यही चीज़ है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। अब इस पर आपको क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसको क्वेश्चन 1-2 है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको नहीं भी तो खुद से भी कर सकते हैं। सिंपल उसमें पी नॉट ए पी एस मतलब कुछ वैल्यू दे देगा, कोई एक वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो इस तरह का बहुत अच्छा से क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं क्वेश्चनांक के उन्नयन में और हिमांक के अनुमान में, इसलिए बेहतर होगा कि इसको आप खुद से कीजिएगा क्वेश्चन को। अगर नहीं हो तो बताइए कमेंट में, हम उसको करवा देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक था, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। अधिकांश क्वेश्चन जो है क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अनुमान जो हम लोग पहले पढ़े थे, एक वीडियो पूरा है क्वथनांक उन्नयन के बारे में और एक वीडियो पूरा है हिमांक का अनुमान के बारे में। तो उसमें हम लोग इसको जो पढ़े थे वो जो है मेन है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो खैर ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए अब हम लोग जो फोर्थ लास्ट हमारा बचा हुआ है प्रासरण एवं प्रासरण दाब, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है प्रासरण एवं प्रासरण दाब। ठीक है, लास्ट टॉपिक कौन है, प्रासरण एवं प्रासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है। आप एक नाम सुने होंगे विसरण, डिफ्यूजन, नाम सुने डिफ्यूजन का, विसरण का। देखो विसरण क्या होता है, विसरण, डिफ्यूजन क्या होता है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी गैस या ठोस के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे कि ऐसे मान सकते हैं कि मान लो कोई रूम है और उस रूम में मान लो कि 10 आदमी है और रूम के बाहर मान लो कि 4 आदमी है। तो अगर यहाँ से कुछ लोग निकल के बाहर जा रहा है,
जहाँ पर 10 आदमी है रूम के अंदर में से, यहाँ से निकाल के अगर बाहर जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विसरण। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? गति हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक का? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको विसरण बोलते हैं। विसरण क्या होता है? ठोस अथवा गैस के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला गति क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है, विसरण, उसी का एक प्रकार होता है, टाइप होता है, जिसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या है, तो अभी हम बोले कि विसरण क्या है, तो गैस अथवा ठोस के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला गति क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उसी का पूछे परासरण क्या है, तो परासरण क्या है, तो अगर विसरण किसी द्रव का हो, ठीक है, लिक्विड का हो, जल का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। और यहाँ पर जो विसरण होता है, मतलब जो जल का विसरण होता है, वह अगर एक झिल्ली के द्वारा, उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। इस तरह समझते हैं इसको, फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए, जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर दिया हुआ है, एक पात्र दिया हुआ है, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कंटेनर, बंद पात्र दिया हुआ है। इसमें मान लो एक झिल्ली लगा हुआ है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? अर्धपारगम्य। एक मान लो झिल्ली दिया हुआ है, इस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, कुछ ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जो केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही अपने से आर पार जाने देती हैं। विलायक के अणुओं के अलावा और कोई अणु अगर है, विलेय का अणु है, तो उसके अपने आर पार नहीं जाने देती हैं, तो उस तरह झिल्लियाँ क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब मान लो कि इधर भी जो है नॉर्मली अर्धपारगम्य झिल्ली कौन कौन होता है? जितनी भी जैव झिल्लियाँ हैं, जितनी भी जैव झिल्ली है, बायो मेम्ब्रेन, जितनी भी बायो मेम्ब्रेन जैव झिल्ली मतलब कि जीवों के चारों तरफ जो भी झिल्लियाँ हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जंतु हो, या फिर कोई पौधा हो, उसमें जितनी भी झिल्लियाँ होती हैं वह लगभग अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, जैसे कि, और वो जो झिल्लियाँ होती हैं, जितनी भी झिल्लियाँ, चाहे जैसे मान लो कि चना है या फिर किशमिश है, उसके ऊपर जो झिल्ली है वो कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। और हम चना को या फिर मान लो कि किशमिश को पानी में रखते हैं तो क्या हो जाता है? फूल जाता है, पानी उसके अंदर चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो झिल्ली है, वो झिल्ली कैसा है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, और उधर से जो है पानी उसके थ्रू उसके आर पार जा सकता है, लेकिन कोई भी ठोस अणु उसके आर पार नहीं जा सकता है। यही कारण है कि ऐसा है कि चना के अंदर से या किशमिश के अंदर कुछ चीज़ निकल के बाहर आ जाए, नहीं, बाहर नहीं आता है, केवल और केवल पानी का ही आदान प्रदान होता है, क्योंकि वो जो झिल्ली है वो केवल पानी को ही जो है अलाउ करता है आर पार जाने को। ठीक है, तो वो झिल्लियाँ क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जैव झिल्ली जितनी भी हैं, जैसे मान लो सबसे यूज होता है वो पार्चमेंट झिल्ली का यूज होता है, जो कि सुअर का जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो मूत्राशय है, उसे तैयार किया जाता है। जितनी भी जैव झिल्लियाँ हैं, जो भी सजीव हैं, जंतु है या फिर पौधा है, उसके आर पार जो झिल्ली होती हैं वो कहलाती हैं जैव झिल्ली, और वो जो भी है वो अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं, जैसे कि सेलोफेन एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम SPM। क्या बोल सकते हैं? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो ये SPM होते हैं, ये सेलोफेन जो है हम बोल सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल SPM है, और जितनी भी जैव झिल्लियाँ होंगी ये नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये एक पात्र है, इसमें बीच में एक झिल्ली लगा हुआ है, कौन झिल्ली है? ये SPM है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और मान लो कि इधर भी कुछ विलायक है, इधर भी कुछ विलायक है, और इस साइड भी कोई विलायक है। मान लो कि इधर 10 लीटर है और यहाँ मान लो 6 लीटर है। ठीक है, इधर 10 लीटर, इधर 6 लीटर। मान लो ये चैम्बर A है, ये चैम्बर B है।
ठीक है, दोनों तरफ विलायक तो मान लो जल भरा हुआ है। बताओ इसमें परासरण होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर जल ज़्यादा है, इधर विलायक ज़्यादा है, इधर विलायक कम है। तो विलायक क्या करेगा? जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से जहाँ विलायक कम है उधर की उसका गति होगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें द्रव के अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं या फिर परासरण कहते हैं। तो खैर इसमें अगर हम देखें तो इसमें मान लो कि इधर कितना था? इधर था विलायक कितना था? इधर 10 लीटर, इधर कितना था? 6 लीटर। तो क्या होगा? इसमें से इसमें जाना शुरू होगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता है। तो बराबर होगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 है ना, 16 है ना, इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो ये गति है वो रुक जाएगा, उसके बाद जो ये परासरण है वो रुक जाएगा। समझे? तो इसी को बोलते हैं परासरण, मतलब जिसमें कि विलायक के अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अच्छा, इसमें कि और मानिए, चलिए जैसे मान लो इधर भी 6 लीटर है और इधर भी 6 लीटर है, ठीक है, लेकिन एक अंतर है। इधर जो 6 लीटर है ये विलियन है और इधर जो 6 लीटर है ये विलायक है। पिछली बार में दोनों क्या था? विलायक था। इस बार में ये विलायक है और ये क्या है? विलियन। बताओ परासरण होगा कि नहीं? परासरण होगा कि नहीं होगा? बताओ। देखो इसमें अगर देखें तो इधर विलियन, इधर विलायक, मात्रा सेम है, मतलब कि जो इसका आयतन है, जो वॉल्यूम है वो सेम है। 6 लीटर ये भी है, 6 लीटर ये भी है। तो इसमें क्या परासरण क्रिया होगी कि नहीं होगी? देखो इसमें अगर कह रहे हो कि नहीं होगी तो गलत बात है, होगी। किधर से किधर होगा? देखो तो पहले समझो कि परासरण होता कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ विलायक ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ विलायक कम है उधर परासरण होता है। अब क्या है? दोनों तरफ विलायक सेम है। देखो दोनों का अनुपात भले ही सेम है, मतलब कि दोनों का आयतन भले ही सेम है। इधर भी कितना है? 6 लीटर, इधर भी कितना है? 6 लीटर। आयतन तो सेम है, लेकिन क्या दोनों तरफ विलायक सेम है? नहीं। तो देखो इधर 6 लीटर केवल विलायक है और इधर 6 लीटर में विलियन है। अब विलियन में विलायक भी होता है और विलेय भी होता है, मतलब कि विलायक में, विलियन में सॉल्वेंट भी होता है और साथ में सॉल्यूट भी होता है, विलायक भी होता है और विलेय भी होता है। मतलब इधर तो विलायक कम हुआ, 6 लीटर में विलियन न है, मतलब विलायक विलेय दोनों न है, तो विलेय भी तो होगा इसमें। विलेय होगा मतलब कि कुछ ना कुछ तो विलियन में से विलेय निकल गया ना, तो विलायक तो कम ना हो गया। तो विलायक किधर कम है? बी में विलायक कम है, ए में विलायक ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा? इसमें गति होगा कहाँ से कहाँ? ए से बी की तरफ इसमें गति होगा। मतलब परासरण जो है इसमें कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी। देखो किताब में जो है 2-3 डिफिनीशन रहता है, अलग अलग बुक में अलग डिफिनीशन रहता है। जैसे किसी बुक में देखोगे लिखा रहता है कि परासरण किसे कहते हैं, तो उस किसी बुक में लिखा रहता है निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होने वाली गति, तो वो भी सही है। अब हम तो बोल रहे हैं उच्च से निम्न सांद्रता, किताब में लिखा हुआ है अगर निम्न से उच्च सांद्रता, सही कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ जो निम्न से उच्च सांद्रता कह रहा है वो बिलियन के बारे में कह रहा है। समझ रहे बात? वहाँ पर जो बोल रहा है निम्न से उच्च सांद्रता वो बिलियन के बारे में कह रहा है, और हम जो बोल रहे हैं उच्च से निम्न सांद्रता हम विलायक के बारे में कह रहे हैं। अब देखो ऐसे मान लो कि अभी आगे समझ में आएगा और जैसे कि क्या निम्न से उच्च कैसे हो जाएगा। खैर यहाँ समझ में ये बात कि ये ए है, ये बी है, यहाँ पर विलायक है केवल, यहाँ पर बिलियन है। तो विलायक कहाँ ज़्यादा है? ए में विलायक ज़्यादा है, बी में विलायक कम है। परासरण कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी की तरफ जो है परासरण होगा। ठीक है, अब चलो सुनो, मान लो कि भी 6 लीटर, ये भी 6 लीटर, इधर भी बिलियन, इधर भी बिलियन, लेकिन फ़र्क ये है कि इधर मान लो है तनु बिलियन और इधर क्या है? सांद्र बिलियन। एक तरफ तनु बिलियन है, एक तरफ सांद्र बिलियन है। अब बताओ परासरण होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ बिलियन। पहले हम लोग क्या देखें? दोनों तरफ विलायक था, एक तरफ विलायक ज़्यादा था, एक तरफ विलायक कम था। तो जहाँ विलायक ज़्यादा था वहाँ से जहाँ विलायक कम था उधर की ओर गति हो रहा था। अभी हम लोग क्या देखें सेकेंड कंडीशन में कि एक तरफ बिलियन था, एक तरफ विलायक था, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखें कि विलायक से बिलियन की ओर गति होगा। अब हम लोग क्या देखें कि दोनों तरफ बिलियन है,
लेकिन एक तरफ तनु विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है। अब मैं कैसे तनु और सांद्र जानते होगे, तो बता देते हैं तनु सांद्र क्या होता है। तो तनु और सांद्र हम ये कह सकते हैं कि आप सापेक्षिक शब्द है, रिलेटिव चीज़ें। मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि कोई विलयन तनु है कि सांद्र है, डिपेंड करता है कि उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। समझे बात। ऐसे मान लो कि 2 बीकर है, ठीक है, दोनों में 100 ml पानी है। एक में मान लो 10 ग्राम चीनी डाला गया, एक में लगा गया 5 ग्राम चीनी, ठीक है। 100 ml पानी है, एक में लगा गया चीनी कितना ग्राम, 10 ग्राम, एक में लगा गया कितना ग्राम, 5 ग्राम। तो 10 ग्राम वाला है उसमें विलेय ज़्यादा है, 10 ग्राम उसमें हो गया ना चीनी, तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। जिसमें विलेय कम है, 5 ग्राम ही डाला गया तो उसमें विलेय कम है, उसको क्या बोलेंगे, तनु विलयन। जिसमें विलेय ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सांद्र विलयन, और जिसमें विलेय कम होता है उसको क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। अच्छा अब सुनो, ऐसे मान लो अभी हम लोग क्या देखें, 10 ग्राम वाला सांद्र, 5 ग्राम वाला तनु। अब मान लो कि एक में 5 ग्राम है और एक में 2 ग्राम है, अब क्या हो जाएगा, 2 ग्राम वाला हो जाएगा तनु और 5 ग्राम वाला क्या हो जाएगा, सांद्र। मतलब कि अच्छा और सुन लो, ऐसे मान लो 2 ग्राम है, एक में 1 ग्राम है, तब 2 ग्राम वाला क्या हो जाएगा, सांद्र, 1 ग्राम वाला क्या हो जाएगा, तनु। मतलब डिपेंड करता है कि किसके साथ उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी विलयन को हम तनु या सांद्र नहीं, हालांकि ये सेम बात हम फर्स्ट क्लास में बतलाए थे, जो बता रहे थे कि विलयन या सांद्रता को कैसे निरूपित किया जाता है। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे कि 2 तरह का से निरूपित करते हैं, क्वालिटेटिवली मतलब कि मात्रात्मक तरीका से, और पढ़े थे कि गुणात्मक तरीका से। तो खैर वो सब बातें वहाँ थी। अभी हम लोग क्या देखें कि विलयन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो मान लो कि इधर भी विलयन है, इधर भी विलयन है, इधर कौन विलयन है, सांद्र विलयन, इधर कौन विलयन है, तनु विलयन। बताओ अब प्रासरण होगा कि नहीं होगा, प्रासरण होगा, कहाँ से कहाँ होगा, बोलो कहाँ से कहाँ। तो जिधर विलायक ज़्यादा होगा वहाँ से, जिधर विलायक कम होगा उधर की ओर प्रासरण होगा। अब बताओ इन दोनों में से विलायक कहाँ ज़्यादा है, बोलो विलायक किस में ज़्यादा है, इसमें कि इसमें, ए में कि बी में। विलायक ज़्यादा है बी में, क्यों, क्योंकि बी में तनु विलयन है। तनु विलयन मतलब कि विलेय कम, विलायक ज़्यादा। सांद्र विलयन मतलब कि विलेय ज़्यादा, विलायक कम। तो बी में हम कह सकते हैं कि विलायक ज़्यादा है और ए में क्या ज़्यादा है, विलेय ज़्यादा है। तो अब देखो यहीं से इसको हम 2 तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं प्रासरण को, जो कि अलग अलग बुक में दोनों तरीके में से कोई एक दिया हुआ रहता है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से बातें सुनो। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो विलायक के अणु हैं वह अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो उनकी उच्च सांद्रता कहाँ है, बी में, तो बी से ए की गति करेंगे। अच्छा अगर हम विलयन के शब्दों में देखें, विलयन के शब्दों में, तो देखो इस विलयन की सांद्रता कम, इस विलयन की सांद्रता ज़्यादा, क्योंकि इस विलयन में विलेय कम है तो इसको बोलेंगे कि इस विलयन की सांद्रता कम है, इस विलयन की सांद्रता ज़्यादा है। तो विलायक कहाँ से कहाँ तक जाता है, जिधर विलयन कम है उधर, जिधर विलयन की सांद्रता कम है उधर से जिधर विलयन की सांद्रता ज़्यादा है उधर की ओर गति करेगा। कम से ज़्यादा किसके लिए बात कर रहे हैं, विलयन के लिए, क्योंकि जिधर विलयन की सांद्रता कम होगी मतलब वहाँ विलायक ज़्यादा होगा, और जहाँ पर विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी मतलब वहाँ विलेय कम होगा, सॉरी विलायक कम होगा। तो मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं ज़्यादा से कम मतलब विलायक के बारे में बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कम से ज़्यादा मतलब कि हम विलयन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये 3 कंडीशन देखें। फर्स्ट कंडीशन में विलायक था, तो जिधर विलायक ज़्यादा है वहाँ से जिधर विलायक कम है उधर की ओर जाता है। सेकेंड देखें विलयन का, कि एक तरफ विलायक है एक तरफ विलयन है, तो विलायक से विलयन की तरफ जाता है। थर्ड देखें हम लोग सांद्र विलयन और तनु विलयन का, कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको प्रासरण का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रासरण कहा जाता है या फिर ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि विलायक के अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी में आगे एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं प्रासरण दाब। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग प्रासरण दाब के बारे में।
प्रासरण दाब के बारे में। देखो चलो फिर लौटते हैं हमने जो फर्स्ट कंडीशन था उस पर। फर्स्ट कंडीशन में इधर क्या था, 10 लीटर विलायक, इधर क्या था 6 लीटर विलायक। इसमें हम लोग क्या बोले थे, इसमें प्रासरण कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि ए में विलायक ज़्यादा है, बी में विलायक कम है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से बी की ओर होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर विलायक ज़्यादा है तो इधर जो दाब लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है वो अधिक लग रहा है। इधर चूँकि विलायक कम है तो इधर जो प्रेशर लग रहा है वो कम लग रहा है। जबकि इधर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए यहाँ से विलायक इधर जा रहा है। अब मान लो कि इसी में क्या किया जाए, मान लो कि जो प्रेशर से आ रहा है, मान लो प्रेशर है 10 पास्कल का, मतलब 10 पास्कल प्रेशर से मान लो कि यहाँ पर जो विलायक के अणु हैं वो बी में जा रहे हैं 10 पास्कल प्रेशर से। अब इसको हम क्या करें कि यहाँ पर एक बाहरी पिस्टन लगाकर इसको एक्सटर्नल प्रेशर देना शुरू कर दिया जाए, बाहरी दाब देना शुरू कर दिया जाए। मतलब कि ये जो प्रासरण हो रहा है वह किस दाब के कारण हो रहा है, 10 पास्कल के कारण हो रहा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू कर रहे हैं। मान लो प्रेशर 2 पास्कल है, यहाँ जो प्रेशर लगाएंगे वो 2 पास्कल है, क्या ये प्रासरण रुकेगा? नहीं रुकेगा। अभी भी 8 पास्कल ज़्यादा है इधर, तो अभी भी प्रासरण होते रहेगा। मान लो कि इधर करके बाद मान लो कि 10 पास्कल कर दें तो क्या प्रासरण रुक जाएगा? हाँ रुक जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 पास्कल का है और यहाँ पर एडिशनल हम 10 पास्कल दे दिए, बाहर से दिए 10 पास्कल, तो उससे क्या होगा, ये इसके बराबर हो गया, दोनों तरफ प्रेशर सेम हो गया। तो अब तो जो प्रासरण की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, है ना। तो ये जो मिनिमम दाब है जो किसी भी प्रासरण की प्रक्रिया को रोक सकता है उसी को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो प्रासरण दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो प्रासरण दाब या फिर इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब देना पड़ता है उसी को ही क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझाई बढ़िया से हम कि यहाँ पर जो है 10 पास्कल के कारण प्रासरण हो रहा था, जब अपोजिट साइड में हम 10 पास्कल ही प्रेशर दे देंगे उसके बाद दोनों तरफ प्रेशर सेम हो गया तो अब प्रासरण रुक जाएगा। तो ये जो मिनिमम प्रेशर हमको देना पड़ा प्रासरण को रोकने के लिए इसी को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। और प्रासरण दाब का जो सिंबल है ये होता है पाई। प्रासरण दाब का सिंबल क्या होता है, पाई। पाई सिंबल होता है किसका, प्रासरण दाब का। ठीक है, तो प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है उसे ही प्रासरण दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, देखिए अब ये प्रयोग से देखा गया कि जो प्रासरण दाब होता है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो पाई होता है, ये देखो पाई का मतलब यहाँ पर 3.14 या फिर 22/7 जो जानते हो नहीं है, ये केवल यहाँ पर सिंबल की तरह है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आज लीजिए ना 3.14 पाई हटा के, ऐसा नहीं, पाई खाली यहाँ सिंबल के लिए है। ठीक है, ये प्रासरण दाब का सिंबल पाई है, इसका वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है। 22/7 3.14 यहाँ वैल्यू पाई का नहीं है, सिंबॉलिक है केवल। ठीक है, तो ऐसे देखा गया प्रयोग से कि जो पाई होता है, मतलब जो प्रासरण दाब होता है, ये तापमान के समानुपाती होता है। मतलब कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे प्रासरण दाब भी बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये सब 12th क्लास से के स्कोप से बाहर है। अगर आगे चल केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, तो सुन लो। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी अणु हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, है ना, तेज़ तेज़ गति करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो बात। जब तापमान बढ़ेगा तो इधर कौन है, द्रव ही है ना, जल है, मान लो जल है, तो जल के अणु की जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है।
ठीक है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इनमें जो प्रेशर ये जो क्रिएट कर रहे थे वो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब कि प्रासरण दाब क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो खैर हम लोग जाना नहीं उतना, बस समझो इतना कि जो प्रासरण दाब होता है वो तापमान के कैसे होता है, समानुपाती होता है। ऐसा प्रयोग से देखा गया। ठीक है, सेकेंड ये देखा गया कि जो प्रासरण दाब होता है वह सांद्रता के भी समानुपाती होता है। सांद्रता मतलब कि मोलरता। शुरू में ही बोले थे कि जहाँ भी सांद्रता बोलेंगे मतलब क्या होगा उसका, मोलरता, मतलब मोल प्रति लीटर। ठीक है, सिंबल क्या है उसका, यहाँ पर सी यूज़ कर रहे हैं। सी मतलब कंसंट्रेशन, मतलब कि सांद्रता। तो प्रयोग से ये दो बातें सामने आई, जितना ज़्यादा सांद्रता होगा और जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ज़्यादा प्रासरण दाब हमको लगाना पड़ेगा। तो मतलब पाई प्रोपोर्शनल टी और पाई प्रोपोर्शनल सी, इन दोनों को मिलाकर इसे बना पाई प्रोपोर्शनल सी टी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, जो समानुपाती का साइन हटा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है। जहाँ भी ये समानुपाती का सिंबल साइन रहता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा। वो क्वेश्चन मान लो आ गया आर, यहाँ पर आर आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई इजकल टू सी आर टी। और ये जो आर आया है कांस्टेंट यहाँ पर, इस आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट या फिर गैस स्थिरांक। आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं गैस, पहले ही पढ़ोगे, बहुत फेमस है ये आर, गैस कांस्टेंट या फिर इसको बोलते हैं गैस स्थिरांक। इसका दो वैल्यू होता है, लिख देते हैं अभी, गैस कांस्टेंट, आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। इसका एक वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और इसका एक जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब गैस कांस्टेंट कितना वैल्यू हुआ, दो वैल्यू, एक कौन हुआ 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और एक कौन हुआ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम लोग जो है इस चैप्टर में बेसिकली इस इक्वेशन के लिए जो इसका ये वैल्यू है 0.0821 यही वाला यूज़ करेंगे। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली फिर केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है या फिर फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है वहाँ पर जब आ रहेगा तो वहाँ पर ये 8.314 वाला यूज होगा। लेकिन नॉर्मली इस चैप्टर में जहाँ भी आ रहेगा वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो पाई इजकल टू क्या आया, सी आर टी। सी मतलब कंसंट्रेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट और टी मतलब टेम्परेचर। फिर सुन लो एक बार, प्रासरण दाब क्या है, तो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब लगाना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब का सिंबल क्या होता है, पाई, और पाई समानुपाती होता है कंसंट्रेशन के, मतलब सांद्रता के, और पाई समानुपाती होता है किसके, तापमान के। दोनों को मिलाकर हम क्या लिख दिए, पाई प्रोपोर्शनल सी टी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा दे, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट कौन आ जाता है, आर। आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक। तो पाई इजकल टू क्या हो गया, सी आर टी। सी क्या है, सांद्रता। देखो पाई क्या है, समझ रहे हैं, पाई क्या है, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है, सी है सांद्रता, कंसंट्रेशन। आर क्या है, गैस स्थिरांक। टी क्या है, टी है टेम्परेचर, तापमान। और तापमान हमेशा यहाँ पर जो है लेना है केल्विन में। वैसे भी तापमान गैस मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, तो यहाँ पर तापमान जो है केल्विन में लेना है। तो ये हुआ प्रासरण और प्रासरण दाब के बारे में। तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं उल्टा प्रासरण, या उसको बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में बोलते हैं RO। नाम सुने, RO जो होता है, जो घर में लगा होता है या फिर कहीं होता है पानी प्यूरिफाई करने के लिए, RO। तो वहीं RO के बारे में पढ़ना है। RO का फुल फॉर्म क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण। देखो जितना बात है इसको नोट कर लेना, अगर नहीं नोट किए थे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, और इसको बेहतर होगा नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी। इस पर एक दो क्वेश्चन भी करवा देते हैं अभी लास्ट में। NCERT में 2-3 क्वेश्चन है, और डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आता है, पाई इजकल टू CRT। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एक लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बेहतर होगा कि क्या करना कि NCERT से देखकर और खुद से क्वेश्चन करने का कोशिश करना।
चूँकि हो जाएगा, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो सब। तो हम देख लेते हैं टॉपिक प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है, प्रासरण अभी पढ़ रहे थे, अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रतिलोम प्रासरण रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम प्रासरण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम प्रासरण के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, कि जो आरओ होता है, शॉर्ट में इसको आरओ बोलते हैं, जो आरओ होता है वो कैसे काम करता है और क्या उसका मेन उपयोग है। ठीक है, चलो प्रतिलोम प्रासरण पहले होता है क्या समझो। प्रासरण क्या होता है समझ गए। प्रासरण क्या होता है, जब विलायक के अणु अपने उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। अब प्रतिलोम प्रासरण क्या है समझो। जैसे मान लो कि इधर अगर मान लीजिए कि इधर जो है क्या है कि इधर जो है विलायक की जो सांद्रता है वो मान लीजिए कि विलायक के जो आयतन है वो मान लीजिए कि 10 लीटर है, और इधर जो है मान लीजिए कि 6 लीटर है। ठीक है, तो इसमें प्रासरण होगा, कहाँ से कहाँ होगा। मान लो कि ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है, तो कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी की ओर होगा। ठीक है, मान लो कि जिस कारण से हो रहा है, जिस दाब से हो रहा है वो मान लो दाब है 5 पास्कल का। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो दाब लग रहा है वो दाब कितना है, 5 पास्कल। नेट जो प्रेशर है वो 5 पास्कल है, और इसी के कारण जो है ये प्रासरण हो पा रहा है। अब इसमें क्या करें, इसमें अपोजिट साइड में जो है अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर देना शुरू कर दें, बाहरी दाब देना शुरू कर दें। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा, अब मान लो कि प्रेशर अगर हो जाए 5 पास्कल के बराबर तो ये प्रासरण रुक जाएगा। अगर मान लो 2 पास्कल है तो क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा। 3 पास्कल है तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। लेकिन अगर मान लो हो जाए 5 पास्कल तो इधर का प्रेशर इधर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब ऑस्मोसिस रुक गया अब, तो अब हम क्या किए कि जो प्रेशर है उसको और बढ़ाएं, मतलब 5 पास्कल से बढ़ा के मान लो ये प्रेशर कर दिए कितना, 7 पास्कल। अब जब ये प्रेशर हो जाएगा 7 पास्कल तो क्या होगा, अब इसमें से इसमें जाना शुरू हो जाएगा विलायक के अणु। विलायक के अणु सामान्यतः कहाँ से कहाँ जाते हैं, अपने उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रासरण। लेकिन अगर हम लोग प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाएं, प्रासरण दाब क्या है, जिस दाब पर प्रासरण रुक जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाया जाए तो फिर क्या होगा, देखो इधर था प्रेशर 5 पास्कल, यहाँ कर दिए एक्सटर्नल प्रेशर कर दिए 7 पास्कल, तो अब जो प्रासरण की दिशा है वो उल्टी हो जाएगी। मतलब अब क्या होगा कि प्रासरण जो है वो बी से ए में होना शुरू हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं उल्टा प्रासरण, या इसी को बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। आरओ जो है इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ को, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण। अब बात है कि इसका यूज़ क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें पहले समझे कि क्या होता है ये। तो जब प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रासरण की दिशा उल्टी हो जाती है तथा विलायक के अणु अपने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रतिलोम प्रासरण कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा अपने शब्दों में, एकदम इजी चीज़ है, बस समझो बातों को किस तरह से हम बोल रहे हैं कि जब प्रासरण दाब से ज़्यादा दाब लगाया जाएगा तो जो विलायक के अणु हैं वह निम्न से उच्च की ओर जाना शुरू कर देंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। अब मान लीजिए कि जब प्रेशर अधिक लगाया गया, इधर से ये जा रहा है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कलेक्टर में इसको कलेक्ट कर रहे हैं। अब बात है कि इसका यूज़ कैसे होगा, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। नॉर्मली देखिए इसका यूज होता है उन देशों में जिन देशों के पास क्या है कि पानी पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है, उन देशों में क्या है कि अधिकांश खारा जल है जिसको पीने के लिए उपयोग में नहीं रह सकते हैं, तो वहाँ पर आरओ जो है एकदम एसेंशियल चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि खारा पानी पिएंगे तो फिर बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर जो है पानी को साफ करना जरूरी है। अब जैसे कि हम शुरू में बताएं कि ये जो झिल्ली है ये कौन झिल्ली है, ये झिल्ली है SPM, मतलब कि अर्ध परागम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शुरू में बताया था इसके बारे में। और ये जो SPM है अर्ध परागम्य झिल्ली, यह केवल और केवल जो विलायक के अणु हैं उन्हीं को आर पर जाने देता है, जो विलेयक के अणु है उनको रोक देता है। ठीक है, उसी तरीके से बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही आर पर जाने देता है, विलेय के जो अणु हैं मतलब जो उसमें घुले हुए नमक हैं, लवण हैं, उनको ये आर पार नहीं जाने देगा। तो हम करेंगे क्या कि ये हमारा मशीन हो गया आरओ वाला, और इसमें क्या है कि यहाँ पर इसको साफ पानी भर दिया गया है पहले से,
और यहाँ पर जो भी हमारा गंदा पानी है, मेनली जो लवणीय जल है, जो कि समुद्र का जो पानी है, उसको यहाँ पर रख दिया गया है। और इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि मेनली जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जो विद्युत के द्वारा ये जो प्रेशर है ये प्रोड्यूस किया जाता है। जब ये प्रेशर दिया जाएगा और जब ये प्रेशर इस प्रासरण दाब से, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि इसमें से, ये सब गंदा पानी है, मतलब कि सब लवणीय जल है, तो इसमें से जो शुद्ध मतलब H2O जो है, H2O जो विलायक है, वो H2O क्या होगा कि इस झिल्ली के माध्यम से इधर जाएगा और यहाँ पर इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और जो भी इसमें घुला हुआ लवण है या फिर जो भी अशुद्धि है वो इधर ही रह जाएगा, वो इधर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अर्धपरगम्य झिल्ली है ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही पास होने देता है, विलेय के अणुओं को पास नहीं होने देता है। तो जो भी लवण है इधर ही रह गया और जो भी विलायक के अणु हैं, जो भी जल है वो इधर गया और इसको हम कलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पर एक कमी है। कमी ये है कि हम लोग जो पानी हम लोग को बॉडी को चाहिए होता है, वो पानी में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शरीर की ज़रूरत होती है। और यहाँ से जब कोई पानी आरओ हो जाता है, जब किसी पानी का रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, तब जो पानी मिलता है वो प्योर H2O होता है। H2O के अलावा कोई भी उसमें विलेय, कोई भी लवण, कोई भी आयन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि बॉडी में जाने पर पानी का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, वो बढ़ जाता है, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक होता है। खैर इसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना, 12th के बाद अगर पढ़िएगा तो मिलेगा पढ़ने को। लेकिन अब जिन देशों में मान लो कि पीने का पानी ही नहीं है, तो उन देशों के लिए बढ़िया चीज़ है, कम से कम उनको पीने का पानी मिल जा रहा है। लेकिन जिस देश में पीने का पानी है, जहाँ पर उपलब्धता है, वहाँ पर इसका यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक्शन में होना चाहिए, कम होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए। तो खैर यही चीज़ है प्रतिलोम प्रासरण, कि जब प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रासरण की क्रिया उल्टी हो जाती है और विलायक के अणु निम्न से उच्च की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इसी को बोलते हैं उल्टा प्रासरण। इसका उपयोग आता है, तो इसका उपयोग किस लिए होता है? लवणीय जल को, लवणीय जल मतलब जिस जल में लवण मिला हुआ है, अशुद्धियाँ मिली हुई हैं या फिर कोई सॉल्ट मिला हुआ है, तो लवणीय जल को अलवणीकृत करने के लिए, अलवणीकृत करने के लिए, मतलब जो लवणीय जल है, जो सॉल्टी वाटर है, जो सैलिन वाटर है, उसमें से लवण को निकालने के लिए, पानी को सही करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ताकि पानी जो है वो पीने के लायक बन पाए। ठीक है, इसमें अभी एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वांट ऑफ गुणांक, और साथ में कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो कि बेहतर होगा कि आप खुद से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन करने का। तो नेक्स्ट वीडियो और आएगा, लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग वांट ऑफ गुणांक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।